डेट इज बेसिकली द ईयर व्हेन रिलायंस का आईपीओ आता है। धीरूभाई अंबानी, द लेट लेजेंड धीरूभाई अंबानी अपना आईपीओ लॉन्च करते हैं। 10 रुपए का फेस वैल्यू एट पार। मजेदार ये चीज होती है कि एक ही साल के अंदर, उसी साल के अंदर इसका प्राइस हो जाता है 10 रुपीज से 50 रुपीज के ऊपर कोट होता है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब 5 गुना वो शेयर हो जाता है विद इन अ ईयर, एंड विद इन 2 years ये यहां से डबल हो जाता है, मतलब 10 गुना। अब यहीं पर कान खड़े हो जाते हैं किनके? बियर कार्टेल के। बियर कार्टेल बोले तो उस समय पे कोलकाता के साइड में कैलकाटा जो स्टॉक एक्सचेंज रहता था, वहां पर काफी डोमिनेंट रहता था एक बियर कार्टेल। जैसे कि आपने सीरीज में भी देखा होगा, कुछ एक कार्टेल है। लाइक वाइज मुंबई को जो मैनेज करते थे वो थे मनु मानिक भाई। अगर आपने अभी तक आपको नहीं पता कि ये कौन थे, तो जाके प्रीवियस वीडियो देखिए अपने चैनल पे है। यू विल डेफिनेटली लर्न अबाउट हु मनु मानिक वाज एंड हाउ यूज्ड टू ऑपरेट इनटू दीज मार्केट्स। अब यहां पर चीज क्या होती है कि रिलायंस का आईपीओ आ गया, जो फ्लोट मिला के इनके जो इक्विटी फ्लोट मिला के थे वो ऑलमोस्ट 28 लाख 28 लाख शेयर्स के आसपास फ्लोट था। यहां पर इस समय पे बियर कार्टेल प्लस ब्रोकर्स, टू बी वेरी प्रिसाइज ब्रोकर्स का राज चलता था। ब्रोकर राज कहते थे उस समय पे। इतना बुरा राज चलता था दोस्तों कि अगर मान लीजिए किसी ब्रोकर ने जानबूझ के किसी क्लाइंट का घाटा करवा दिया, जैसे आज क्या होता है कि आज अगर कोई घाटा करवा देता है तो यू हैव रेगुलेटर टू कंप्लेन। उस समय पे अगर किसी ब्रोकर के कारण आपको घाटा हो गया, तो ये ब्रोकर की कम्युनिटी इतनी क्लोज नेट थी और इतनी क्रूर थी कि इंस्टेड ऑफ पनिशिंग वो लोग सपोर्ट करते थे उस ब्रोकर को जिसने चीट करा। वो कहते थे कि भैया अपनी बिरादरी का, अपने समाज का है, क्लाइंट जाए भाड़ में, अपन को इसका देखना है। इतना डोमिनेंस चलता था, मोनोपोली चलता था, जब तक रेगुलेटर नहीं आए थे और जब तक एनएससी स्पेसिफिकली नहीं आया था, तब तक इन लोगों का ऐसे ही चलता था। आज भी ये नहीं कह रहे कि ब्रोकर्स की नहीं चलती है, आज भी चलती है, बट आज वो चीज मैनेज करते हैं, पहले वो रूल करते थे। दैट वाज द डिफरेंस। तो यहां पर सीन ऐसा रहता है कि ब्रोकर्स में जो बियर कार्टेल रहता है, जैसे कि हमने लास्ट 2 सीरीज में बात करी है, इनके कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अब सुनने मिलता है कि भैया अंबानी है बॉस, तो वो तो हीरो है, अंबानी स्टॉक मार्केट का बादशाह है, इसके इसमें किसी ने भी पैसा लगाया तो पैसा बनेगा। एंड दिस समवेयर और द अदर स्टार्ट्स ट्रबलिंग द बियर ऑपरेटर्स एंड द बियर लीडर मनु मानिक और उनके कोलकाता के जो बंधु थे, उनको वो परेशान करने लग जाता है। उनको ये लगता है कि यार बॉस ये बहुत उड़ रहा है, एंड इसको अगर अपन ने जमीन पे नहीं लाया तो भाई बहुत लेट हो जाएगा। अपन को दिखानी पड़ेगी औकात कि भैया ब्रोकर ब्रोकर होता है और एंटरप्रेन्योर, तब तो ये शब्द भी नहीं था एंटरप्रेन्योर, तो ये था। और दूसरी चीज क्या होती थी कि हमारे इंडिया में आज भी एक आउटसाइडर अचानक से जब इंडस्ट्री में घुसता है, हाल फिलहाल में एक बॉलीवुड का केस चल रहा है, बड़ी दुखद चीज है, अभी तक जस्टिस नहीं हुआ है, बट देखा गया है कि जब भी कोई आउटसाइडर आके आउटशाइन करता है किसी भी फील्ड पे, तो जो जिन लोगों ने अपनी गद्दी जमा के रखी है ना, उनसे हजम नहीं होता। वो दुनिया भर की कॉन्स्पिरेसी करेंगे, लोगों का माइंड इन्फ्लुएंस करेंगे, किसी भी चीज पे वो रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं। लाइक वाइज वाज हैपनिंग विद धीरूभाई। तो इन लोगों ने प्लान किया, एक बहुत बड़ा अटैक प्लान किया। अब इनने प्लान क्या किया? इनने बोला, सारे ये बियर्स ने अपना पूरा ग्रुप बनाया कार्टेल स्पेसिफिकली ऑपरेट करने के लिए कोलकाता से। उनने बोले एक काम करते हैं, लपक बेचते हैं इनके रिलायंस के शेयर एक साथ, और ये सेलिंग शुरू कर दी उन्होंने 18 मार्च से। अब दोस्तों यहां पर कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ चीजें हैं, जो लोग नए नए शेयर बाजार से जुड़े हैं, दोस पीपल हु आर न्यू इनटू द मार्केट्स, दे प्रोबेबली डोंट नो अबाउट दीस फैक्ट्स which I'm going to talk about, like the settlement cycle, the other few things जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो इस समय पे क्या होता है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे कि आपको पता है अपन बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं, तो ये मार्च अप्रैल का जो महीना था, स्पेसिफिकली मार्च 18 से जो शेयर प्राइस होता है रिलायंस का, वो 131 से 121 आ गया। तो दोस्तों 10 रुपए में लिस्टिंग हुई थी, ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स के ऊपर कोट हो रहा था, लेकिन अचानक से 131 से 121 आ गया। अब आज के टाइम पे इस तरह का फॉल इट्स क्वाइट नॉर्मल, बट उस समय पे जब इतनी लिक्विडिटी भी नहीं थी, प्लस इतना ज्यादा पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज ब्रोकर्स का, मैंने जैसा बताया, क्लाइंट चीट होता था, तो क्लाइंट का लॉस है, ये लोग कुछ देखते भी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं लोगों का इतना भरोसा नहीं था। गिनती के कुछ स्टॉक थे जिसमें से लोग निवेश करते थे, उनमें से रिलायंस एक था, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑन लेट धीरूभाई अंबानी जी, बिकॉज उनका एक ऑरा था, उनको सेलिब्रिटी का स्टेटस मिल चुका था। ही वॉज काउंटेड जस्ट लाइक अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी एंड स्पोर्ट्समैन।
कि उस टाइम पे सिर्फ इन दोनों को पूछते थे, लेकिन उसके बाद इनने धीरू भाई जी ने भी अपना कल्ट चालू किया। अब यहाँ पर सीन क्या हो गया था कि जब ये गिरने लगा तो धीरू भाई अंबानी को एक चीज लगी कि बॉस कुछ तो गड़बड़ हो रही है एंड आई रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। इसके दो रीजन थे। पहली चीज है वो अपना दबाव बना के रखना चाहते थे, दबाव बना रहना चाहिए, मतलब ही वांटेड टू शो दैट यस it's a no-brainer that you cannot mess up with Dhirubhai Ambani. That was number one. And second, because of the emotional attachment with the retail investors. उनको ये लगा कि यार देखो, ये जो युद्ध होते हैं बुल वर्सेस बियर में, इसमें घाटा सिर्फ एक ही जन का होता है, वो होता है छोटे निवेशक। बड़ा ब्रोकर इधर उधर से पैसे अरेंज करके बच जाता है, भले ही लॉस हो या प्रॉफिट हो। बड़ा निवेशक भी बच जाता है, क्या होगा, उनके स्टॉक प्राइस नीचे आएगा, बाद में वापस वो आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा। लेकिन जो वो रिटेल निवेशक होता है, जो गिनती का इनके भरोसे पे आया और जिसने इन्वेस्ट किया है, वो एक बार लुट गया तो वो वापस कभी लौट के नहीं आएगा बाजार में। दिस इज एक्चुअली पेनफुल बिकॉज पीपल एक्चुअली ट्रस्टेड धीरूभाई अंबानी, दे हैड फेथ ऑन द लीडरशिप क्वालिटी ऑफ धीरूभाई अंबानी दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस ये उनको रोक लेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि उनको पता था कि ये स्मॉल रिटेलर तो बायबैक नहीं कर पाएगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। सो व्हाट ही डिड इज ही प्लान्ड अ मास्टर आइडिया। उनने अपने मतलब उस समय पे बोलते थे फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस, बट उनने, अब इस पे भी थोड़ी कंट्रोवर्सी है, अभी ध्यान से सुनिए एग्जैक्टली हुआ क्या। यहां पर बियर्स बेच बेच के ऑलमोस्ट 10 to 11 लाख शेयर्स बेच चुके थे। ठीक है, अब स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि जो फ्री फ्लोट जो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो करीब करीब 28 लाख शेयर है। तो ऑब्वियसली उस समय में इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्स नहीं था कि पब्लिक में किस किस के पास है, कौन कौन होल्ड करता है, बिकॉज लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे। तो ये प्रमोटर के लिए पता करना वाज नॉट डिफिकल्ट। अ प्रमोटर लाइक धीरूभाई अंबानी दो चार फोन लगा के दो चार अपने नेटवर्क से पता कर सकते थे कि किसके पास हमारी होल्डिंग है। तो जैसे एलआईसी के पास थी और कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास थी। तो इनने पहली बात तो क्या करी, इनने अपना मास्टर प्लान खेला उस समय पे। अब मैं उधर के सेटलमेंट साइकिल समझाता हूँ। आज हम इंट्राडे ट्रेड करते तो कैसे, आज शॉर्ट किया 9:15 मान लीजिए आपने शॉर्ट सेल किया, मतलब बेचा, तो आपको एट एनी कॉस्ट 315 320 या लोकल ब्रोकर भी है तो 330 तक आपको कवर करना पड़ेगा, करेक्ट। उस टाइम पे ये चलता था T+14 का सेटलमेंट, मतलब आज आपने सेल किया, अब 14 डे तक आप कैरी कर सकते हो। दैट वाज द प्रिविलेज व्हिच वाज गिवन। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर जो कैश सेटलमेंट है वो बदला सिस्टम से होता था। थोड़ा सरल तरीके से मैं बताऊं तो जैसे आज के टाइम पे एग्जैक्ट तो नहीं, बट आज जैसे फ्यूचर ट्रेड होता है, राइट, थोड़ा बहुत उसी तरह से सेटलमेंट साइकिल आप समझ लो। द ओनली डिफरेंस वाज जैसे फ्यूचर में हम रोल ओवर करते हैं। अब रोल ओवर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का मैंने शेयर खरीदा है, ठीक है, और वो अभी चल रहा है 98 इस एक्सपायरी में। अब मुझे अगले एक्सपायरी में अगर मेरे को शिफ्ट करना है, अगर सामने वाली पार्टी जो मतलब वहां पे मुझे बेचेगी, फॉर एग्जाम्पल नवंबर का मेरे को खरीदना है, वो बोलेगा भाई मैं तो 4 रुपए प्रीमियम पे ही दूंगा, दैट्स द मिनिमम कोट आई एम गिविंग, और मुझे रोल करना ही है, तो मुझे झक मार के 4 रुपीज का प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब अगर अक्टूबर की एक्सपायरी 100 रुपीज में हो रही हो, नवंबर में सेम फ्यूचर मुझे खरीदना है, वो 104 पे दे रहा है, तो एट एनी कॉस्ट मुझे रोल ओवर करना, तो मेरे को 4 रुपीज एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं प्रॉफिट कब निकालूंगा, जब मेरा 110 का प्राइस हो जाएगा तब मेरा प्रॉफिट निकलेगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि नहीं यहाँ से 10-20% जाएगा इस महीने नहीं तो अगले महीने, तो मैं करूंगा, अदरवाइज आई हैव टू बुक लॉस। तो यहाँ पर भी वो बदला सिस्टम चलता था। बदला सिस्टम में ऐसा रहता था कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर पे नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप एक अमाउंट रहता था जो सेट होता था पर शेयर 1-2 रुपए का, आप वो पे करो, उसके बाद आप कर सकते हो, निकल सकते हो। तो बियर कार्टेल ने मार दिए हैं 11 लाख शेयर। अचानक से बाइंग शुरू हो जाती है रिलायंस में, और बाइंग को जिस तरह से शुरू होती है कि ऑलमोस्ट 8-8.5 लाख शेयर्स की खरीदी हो जाती है। खबर पहुंचती है मनु भाई के पास, मनु भाई आते हैं अब थोड़े टेंशन में कि भाई इनको पैसा कौन दे रहा है, मतलब हाउ कम समवन इज बाइंग सो हेवीली, बिकॉज उस समय पे प्रमोटर खुद अपने शेयर नहीं खरीद सकता था, देयर वाज अ रूल, बायबैक वो नहीं कर सकते, मतलब कोई थर्ड पार्टी कर रही है। कौन सी थर्ड पार्टी इतनी मतलब दयावान हो जा रही है कि ओके फाइन, वील बाय रिलायंस, वी हैव सो मच ऑफ फेथ। अब यहाँ पर टेंशन का माहौल तो बन जाता है बियर्स में। बियर्स में एक थोड़ा भौकाल मचने लगता है कि बॉस अगर ये लोग इसी तरह खरीदते रहे तो हमें करने पड़ेगी शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ी तो हमारे लग जाएंगे एल। एल मतलब लॉस।
तो अब सीन क्या हो जाता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कुछ भी समझ में आ रहा है, सीखने मिल रहा है, मेक श्योर आप लाइक कीजिए। बहुत लोग एनग्रॉस हो जाते हैं पूरे सेशन में और लाइक करना भूल जाते हैं। मैं एक और चीज बता दूं, बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स जो काफी अच्छे आ रहे हैं हमारे सारे वीडियोस पे, अगर इस वीडियो को जितने जल्दी 3000 लाइक्स मिलेंगे, ओके लेट्स सेट अप, इतने सारे लोग देख रहे हैं तो 3000 इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, जितने जल्दी 3000 लाइक्स आएंगे उतने जल्दी हमारा नेक्स्ट वीडियो ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ द स्कैम आएगा, जिसमें हम कोलकाता बेस्ड बियर्स की डिटेल में बात करेंगे। काफी लोग कंफ्यूज है कि सीरीज में वो कौन थे, कैसे करते थे, वो हम बात करेंगे। तो दोस्तों मेक श्योर आप लाइक कीजिए, एवरी लाइक इज गोइंग टू काउंट। अगर स्लो करोगे तो कोई बात नहीं, आराम से आएगा वीडियो। ये थोड़ा मोटिवेशन अपन को भी मिलना चाहिए, एंड वैसे भी इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सो गो अहेड एंड डू। So coming back to the point, bears में थोड़ा भौकाल मच गया। Bears are now little fearful as to यार बॉस अब क्या किया जाए, यहाँ तो हम फंस गए। तो अब क्या होता है, अंबानी जी इसी के साथ दूसरा मास्टर कार्ड खेल लेते हैं। अंबानी जी को पता है, देखो उस समय पे क्या होता था, बियर्स ने सेल क्या सोच के किया था कि अभी सेल कर देते हैं, प्राइस जब नीचे आएगा तो बाय कर लेंगे। तो जब अगर मान लीजिए 131 का सेल किया है, अगर वो 110 आ जाएगा तो 110 पे हम बाय कर लेंगे, डिलीवरी का कोई सेंस ही नहीं रहेगा, बदला का कोई सेंस ही नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे गेम तो पलट रही है ना, बिकॉज बायर्स आ गए जो उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो अब सीन क्या हो गया, बियर्स ने तो भी सोचा कि एक और प्लान करते हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे LIC हो गया और ये सब हो गया, इनको अप्रोच कर लेते हैं। इनको बोलते हैं कि बॉस तुम अपने शेयर्स गिरवी रख लो, हमको दे दो, ये बोल के कि भाई हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं, ऐसा करके। इससे फायदा ये होगा कि इनको इमीडिएट डिलीवरी देने नहीं पड़ेगी बुल्स को। तो अब धीरू भाई जी ने एक दूसरा गेम खेल लिया था, इनने 2 कदम आगे सोचा था। उनको पता था कि देखो भाई मेरी कंपनी है, मुझे पता है 28 लाख का फ्लोट है, 11 लाख ये लोग पीट रहे हैं, 8-10 लाख मैं खरीद रहा हूं, मतलब हमारे फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस खरीद रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, बाकी बचे कुचे किसके पास है वो मुझे पता है, मेजोरिटी। अगर बियर्स को वो डिलीवरी देनी ही है, बिकॉज डिलीवरी तो देनी पड़ेगी ना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हैव सोल्ड, अगर आप उसको कवर अप नहीं करोगे, आपको एनीवेज डिलीवरी देनी पड़ती है। तो पॉइंट है, अभी डिलीवरी लाने के लिए ऑप्शन उनके पास बस ये इंस्टीट्यूशन रहता है। तो धीरू भाई जी ने इससे पहले ही उन लोगों को कन्विंस कर लिया था, बॉस किसी को डिलीवरी देने की जरूरत नहीं है। तो अब बियर्स और टेंशन में कि बॉस अब तो हमारी बैंड बच सकती है, विल हैव टू डू समथिंग। उनने अपना लास्ट कार्ड खेला। उनने बोला, जो हमने बदला सेटलमेंट की बात करी ना, T+14, उसमें ऐसा था कि आप 2 रुपए पर शेयर एक्स्ट्रा दो या 1 रुपए पर शेयर एक्स्ट्रा दो, और उसके बाद आप कैरी फॉरवर्ड कर लो अगले 14 डेज में। तो बियर्स के जो मालिक थे मन्नू भाई, उन्होंने बोला कि ये गेम तो हमने पहले भी खेली है, आगे भी खेलेंगे, जो आगे इनने खेला है हर्षद मेहता के साथ। सेटलमेंट को ही बढ़ा देते हैं, प्लेन एंड सिंपल है, क्या क्या कर लेंगे और कब तक ये बाय कर पाएंगे, लेट्स ट्राई दिस थिंग आउट। तो उनने बोला भाई हम तो सेटलमेंट बढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक कैच था, यहाँ पर कैच ये था कि अगर बायर्स रेडी हो जाते हैं शॉर्ट सेलर्स के शेयर्स खरीदने के लिए, तो एक उंदा बदला करके एक टर्म होता था। दैट इज, अगर मॉडर्न डे में बोलो तो एक्स्ट्रा प्रीमियम। बेसिकली बायर्स हैड द राइट टू से कि बॉस वी आर गोइंग टू पे यू एक्स्ट्रा प्रीमियम, आप हमें डिलीवर करो। ध्यान से सुनना, हल्का सा टेक्निकल है, आसानी से मैं बता रहा हूं। तो यहां पर बायर्स के पास राइट होता है कि आप कुछ भी कोट करो। उस टाइम पे अंधाधुन, आज जैसे आपको एक्सचेंज पे दिख जाता है 2 रुपए का प्रीमियम, 3 रुपए का प्रीमियम फ्यूचर्स में, वहां पर वो सीधे अपने हिसाब से मन गढ़ंत प्रीमियम लगा सकते थे। तो अंबानी जी के पास बात आई कि बॉस बताओ। अंबानी जी को पता था कि भाई इनके पास कोई सोर्स नहीं है डिलीवर करने का, तो इनको इन्हीं की पूंछ पकड़ के पीटते। एंड ही सेड बॉस 25 रुपीज का बदला चार्ज होगा। नाउ जस्ट इमेजिन, 1 रुपए की जगह आपको अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो 25 रुपीज, एंड द अमाउंट ऑफ शेयर्स विच बियर्स वर सेलिंग, उसके हिसाब से इनको 5 करोड़ रुपए एक्सचेंज पे देने पड़ते हैं। नाउ गाइस, ये हम बात कर रहे हैं अर्ली 70s 80s की। उस टाइम पे 5 करोड़ इटसेल्फ वाज अ बिग अमाउंट। ऑब्वियसली यहां पर एक बात बियर्स को अखड़ रही थी कि ये 5-10 करोड़, 5 करोड़ तो ठीक है, लेकिन 10 करोड़ की बाइंग आ कहां से रही है जब धीरू भाई अंबानी खुद बाय नहीं कर सकते। तो ये बाय कौन कर रहा है दोस्तों? इसी टाइम पे ये जो समय था, ये समय पे काफी अनिश्चितताएं हर जगह फैलने लग गई थी। रिटेल भी थोड़े कंफ्यूज हो गए जो रिलायंस को सपोर्ट कर रहे थे, ऑल दोस थिंग्स। बट बियर्स को एक चीज समझ में आने लग गई थी कि बॉस यहाँ पर जीतना मुश्किल है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि हम अगर डिलीवर नहीं कर पाए तो इतना लॉस होगा कि हम सब के सब बैंकरप्ट हो जाएंगे।
एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक स्पेशल सेशन खोला गया, पहले 3 दिन के लिए बीएसई बंद हुआ, स्पेशल सेशन सिर्फ रिलायंस के काउंटर पे ट्रेड करने के लिए खोला गया, और ऐसी शॉर्ट कवरिंग आई, ऐसी शॉर्ट कवरिंग आई कि रिलायंस 201 तक पहुंच गया। गाइस याद रखिए, 10 रुपए का शेयर 201 पे विद इन जस्ट 3-4 ईयर्स। अब यहां पर बियर्स ने तो अपने आप बैकफुट पे गए, काफी लोग बैंकरप्ट हुए, काफी लोग पीछे गए, लेकिन जो रिटेल का भरोसा बढ़ गया धीरू भाई अंबानी पे, वो दैट वाज गजब का ये कॉन्फिडेंस था। दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि बॉस अंबानी जी हमारे साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। दैट वाज द टाइम व्हेन ही एक्चुअली स्टूड अप लाइक अ हीरो, दैट नो मैटर व्हाट आई कैन एक्चुअली फाइट अगेंस्ट दिस थिंग। अब कुछ साल बाद प्रणब मुखर्जी जी ने जब पार्लियामेंट में एक एनआरआई रिलेटेड एक चीज निकाली थी, तो वहां पर तब पता लगा कि जो हमारे देश में सबसे ज्यादा पैसा एनआरआईज की तरफ से, इंटरनेशनल फंड्स की तरफ से आया था, करीब 18-20 करोड़, वो आया और रिलायंस में लगा। और मजे की बात है, वो सारा का सारा उसी टाइम पे लगा जब रिलायंस के शेयर्स को पीटा जा रहा था। तो इस पे बहुत डिबेट हुई कि ये पैसा डाला किसने, क्योंकि ये जो पैसा आया था वो कंपनीज, ऐसी कंपनीज से आया था जो कंपनीज इस बियर कार्टेल के अटैक के आसपास ही बनी थी, 1-2 दिन पहले बनी थी, डॉक्यूमेंटेशन भी ढंग की नहीं थे, और अचानक से उधर से इतने सारे पैसे आने लग गए। तो 2-3 एलिगेशंस लगे। पहली चीज, धीरू भाई अंबानी को पता था खुद बायबैक नहीं कर सकते, लेकिन अपने पैसे हो सकता है वो पीछे से राउट इन करके डाल सकते हैं, वो पहली कॉन्स्पिरेसी थी। दूसरी कॉन्स्पिरेसी ये थी कि सही में धीरू भाई अंबानी को इतना सपोर्ट करने वाले लोग आ गए कि इतना पैसा डाल, लेकिन याद रखिए उस टाइम पे इतना बड़ा पैसा किसी पे लगाना, किसी भी घोड़े पे लगाना इतना आसान नहीं था। तीसरी चीज, मतलब इस पे बहुत डिबेट बना कि कहां से हुआ, कहां से पैसा है, आज तक कभी भी उसका सोर्स ऑफ फंड पता नहीं चल पाया कि वो कैसे राउट इन करके आया। बट बियर्स भी नहीं पता कर पाए, कोई भी पता नहीं कर पाए। कुछ लोग बोले कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ने वहां से पैसा घुमा के किया जो रिलायंस पे बहुत भरोसा करते थे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कहां से आया होगा पैसा। और इसी के साथ धीरू भाई अंबानी ने अपने आप को सिर्फ अभी इस्टेब्लिश नहीं किया था, इस्टेब्लिश उसके बाद किया था। उसके बाद कब? 1986 में एडवर्टाइजमेंट्स इनने निकाले अपने डिबेंचर इशू के साथ कि अगर 1977 पे रिलायंस में किसी ने 1000 रुपीज लगाए होता तो आज उनके अमाउंट 110 गुना हो जाते, 110 टाइम्स। That was the time when he established himself as the cult hero of equity markets. लोगों को समझ में आ गया कि अंबानी मीन्स एम्बिशन, और एम्बिशन जहां पर है वहां पर हार नहीं होने वाली, एंड दैट्स व्हाई पीपल ट्रस्टेड रिलायंस सो मच। इंस्टीट्यूशंस का पैसा है, बिकॉज 1000 रुपीज ऑलमोस्ट 1,10,041 रुपीज हो गया था 1986 में। तो दोस्तों इसी तरह उनने धूल चटाई बियर्स को, इसी तरह रिलायंस आई वन ऑफ द टॉप कंपनीज में। अब ये जो शॉर्ट स्क्वीज वाला मामला था बियर्स के साथ, ये सिर्फ पुराना नहीं है, आज भी होता है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं विदेशों में भी होता है। हाल ही में एग्जांपल देखिए टेस्ला का, इतने लोग बियरिश पोजीशन बना के बैठे हुए थे और जो शॉर्ट स्क्वीज हुआ क्या हालत हुई। इनफैक्ट सम एनालिस्ट डाउट कि जो मार्च के फॉल में रिलायंस में एक फॉल आया था और वहां से जिस लेवल पे ये भागा है, दैट वाज अनदर मास्टर स्ट्रोक बाय दिस थिंग। अच्छा, आप लोगों को अगर याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि अपने पिताजी से ही मुकेश भाई ने सीखा है, मोटा भाई ने सीखा है किस तरह मार्केट में दबाव बनाया जाए। तो वो सीखे कैसे? अब इसका सिंपल सी बात है, 1982 का टाइम था। 1982 के टाइम पे मुकेश अंबानी जब वो मात्र 24 ईयर्स के थे, 24 साल के थे, तब उनको स्टैनफोर्ड से बुलाया गया और बोला उनके पिताजी ने, पढ़ाई वढ़ाई छोड़, पढ़ने वालों को अपन हायर कर लेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर बन के सीधे पताल गंगा वाली कंस्ट्रक्शन लाइंस को संभाला, और वहां पर उन्होंने अपना मार्क बनाया था। तो जब ये बियर कार्टेल और ये सारी चीजें हो गई थी, इसकी खबर उनको ऑलरेडी थी, और जब उनके पिताजी ने अपने आप को एक बड़े लेवल पे एस्टैब्लिश किया था, बिकॉज 1982 पे ही ये बियर अटैक हुआ था, तो मुकेश अंबानी जी पूरी तरीके से इस चीज का नोट ले रहे थे कि हाउ टू टैकल बियर अटैक्स। एंड यहां पर एक और सीख मिल गई बियर कार्टेल को कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उसमें हमें जबरदस्ती का अटैक नहीं करना है।
एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस आप आज देखोगे क्यों कोई भी बड़ा बियर कार्टेल एचडीएफसी बैंक को अटैक नहीं करता। कोई भी बड़ा बियर कार्टेल आज भी रिलायंस को अटैक करने से पहले 2 बार सोचता है, करता है बट शॉर्ट स्क्वीज में फंसता है। लेकिन दैट डजंट मीन कि बियर कार्टेल आजकल एक्टिव नहीं है। आज भी वही बियर कार्टेल की वंशज है जो आज बहुत खतरनाक तरीके से एक्टिव हैं, बट इस बार उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, द वे दे एक्चुअली ऑपरेट इन द मार्केट हैज बिकम डिफरेंट। अब वो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन से पता कर लेते हैं कि कंपनी कौन सी वीक है जिसके हवाले निकलने वाले हैं। जैसे मुकेश के ही भाई साहब के कंपनीज को टारगेट कैसे किया गया था, जैसे ही बियर कार्टेल ने बिफोर न्यूज वाज आउट पता किया कि कहां कहां पर प्लेजिंग हुई है शेयर्स की, द मोमेंट दे गॉट टू नो, ये न्यूज में तो 1-2 महीने बाद आया, उन लोगों को समझ में आ गया कि बेटा प्लेज है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर मैसिव शॉट्स तो बना सकते हैं। जिन जिन के पास डिलीवरी है उनको मजबूर कर देंगे सेल करने के लिए, और उनने ऐसे ही लोगों को खिला पिला के सेलिंग करवाना शुरू करी कि बॉस बेचो बेचो बेचो। डेरिवेटिव में भी पोजीशन बनाई, इधर भी पोजीशन बनाई, हर जगह पे बैन करवा दिया। और एडीएजी स्टॉक्स की क्या हालत करी वी ऑलरेडी नो। सेम कुछ साल पहले आकृति में भी हुआ था, सेम बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, सिंपल सा है। इन्वेस्ट करना है तो अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में करो, ताकि अगर बियर कार्टेल अटैक भी करता है तो आपको एक अच्छी वैल्यू मिलती है जहां पर आप बाय कर सकते हो। एंड हमेशा हमेशा जिस कंपनी में बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है उसे अवॉइड करो। दोस्तों कुछ भी